हेलो फ्रेंड्स, राजावत इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। उससे पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप अपने घर पर रहकर न केवल अपने आप को बचाएंगे बल्कि अपने परिवार को बचाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएं उसका लगातार पालन करते रहें। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू बाय मी। देखिए, अब हम चार्ट की ओर चलते हैं जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदला जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बहुत ही सिंपल लगेगा। मैंने चार्ट पर लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाए, या कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनमें 3 शब्दों का प्रयोग हो, आज्ञा, प्रार्थना और सलाह, वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में हमने लिखा ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का बोध हो, यानी यदि हम वाक्य को पढ़ें तो उससे हमें पता लगे कि वाक्य में आज्ञा दी गई है, प्रार्थना की गई है या फिर सलाह का बोध हुआ है। नंबर 2 ऐसे सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जो लेट से प्रारंभ होते हैं। और नंबर 3 ऐसे सेंटेंस जो लेटस से प्रारंभ होते हैं, यानी कि लेट के साथ अस जुड़ा होता है। तो मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस आपके 1, 2 और 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इम्परेटिव। सिंपल इम्परेटिव यानी कि साधारण जो वाक्य हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस, वो किस प्रकार से बनते हैं। इसका आपका जो रूल है वो रूल नंबर 1 इस प्रकार है कि सेड या सेड टू को हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में बदल दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा भाव है कि सब्जेक्ट के द्वारा या स्पीकर के द्वारा लिसनर को आदेशित किया जा रहा है तो वहाँ पर ऑर्डर्ड, प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेड, और अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड में बदल देंगे। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि डू नॉट वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जिन सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के बाद डू नॉट से प्रारंभ होंगे इम्परेटिव, उसको हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। और यदि हमें भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदलना है तो वहाँ पर हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देते हैं। अभी हम नीचे उदाहरण में समझाएंगे आपको। इसके बाद रूल नंबर 2 है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया से पहले टू लगा दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए मैंने, जैसे लिखा ही सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन, यानी कि उसने बच्चों से कहा डू नॉट प्ले इन द गार्डन, बगीचे में मत खेलो। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा ही है वो स्पीकर है और चिल्ड्रन है वो आपका लिसनर है, यानी कि ही और चिल्ड्रन, यानी कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने बच्चों से कहा है। जब ये बच्चे हैं जो ही है तो निश्चित इनसे बड़ा है तो ये इनको ऑर्डर कर सकता है। तो हमने लिख दिया ही ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। डू नॉट को हमने नॉट टू में बदल दिया, जो मैंने बताया था नॉट टू प्ले इन द गार्डन। अब इसी को हम फॉरवर्ड से बनाएंगे दूसरी तरीके से। तो यहाँ पर जो सेड टू इसको हम फॉरवर्ड में बदलेंगे, तो ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन। एक बार पुनः देखिए, इसको हम फॉरवर्ड में बदलेंगे, ही फॉरवर्ड। हमने ऊपर ऑर्डर में चेंज किया था, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था फॉरवर्ड। तो यहाँ हो गया ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल कि प्रेम सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे मेरी अपनी बाइक है जो गाड़ी है दो। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है। जिस सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली लिखा हो वो आपके प्रार्थना सूचक शब्द हैं। जहाँ पर हम रिक्वेस्टेड करते हैं तो होगा प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक। नंबर 3 माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये एडवाइस, सलाह दी गई है। तो सलाह देने वाला हमसे छोटा हो या बड़ा हो, उसको फॉलो करना या ना करना वो हमारे ऊपर है।
लेकिन जहाँ अच्छी सलाह मिलती हो वहाँ हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर सेड टू मी, तो यहाँ पे सलाह दी गई तो मैंने लिख दिया माई ब्रदर सेड टू को हमने बदल दिया है एडवाइज्ड में। तो माई ब्रदर एडवाइज्ड मी, कॉमा हटाने के लिए हमने टू जोड़ते हैं, टू लिखा था हमने, मेन वर्ब से पहले टू लगाते हैं, तो इसमें मेन वर्ब है वो वॉकिंग है, तो हो गया माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। ये तो आपको हो गया सिंपल इम्पेरेटिव की सेंटेंस। एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को देखना है, कहाँ ऑर्डर लगेगा, कहाँ रिक्वेस्ट और कहाँ एडवाइस। तो आप लोग इतना समझ लें कि ऑर्डर हमें, जो हमसे बड़ा वो हमें ऑर्डर कर सकता है, सपोज दैट हमारे पेरेंट्स, टीचर या हमसे जो उम्र में बड़ा है वो हमें ऑर्डर कर सकता है। और एडवाइस, सलाह हमें कोई भी दे सकता है, हमसे छोटा हो या बड़ा, एक अच्छी सलाह को मानना हमारा कर्तव्य है। और जो है रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, प्रार्थना आप लोग देखते हैं अक्सर हमसे जो छोटा है वही हमसे प्रार्थना करता है, या हो सकता है ऐसा हो कि यदि किसी को हमसे कुछ लेना है तो वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा। अब आप लोग दोबारा से चार्ट की ओर आएंगे। अब मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है कि लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस आता है, यानी कि ऐसे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हों जिनमें लेट के साथ अस लिखा हो, तो उसमें क्या होता है, इसमें हमने रूल नंबर 1 लिखा है कि सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू कर दिया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं वो प्रस्ताव को प्रकट करते हैं, सजेशन और प्रपोजल। तो रूल नंबर 2 कि लेट अस के स्थान पर दे शुड ऑब्लिक यानी कि या बी शुड कर दिया जाता है। थर्ड, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि हमने लिखा है कि लेट अस के स्थान पर दे शुड और बी शुड, दो चीज़ें लिखी हैं। इसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, कहाँ दे शुड लगाएंगे, कहाँ बी शुड लगाएंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। नोट 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर और लिसनर, जब रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर और लिसनर दोनों थर्ड पर्सन की हों तो लेट अस के स्थान पर दे शुड किया जाता है। यानी कि जो आपके स्पीच में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की में दोनों स्पीकर और लिसनर, जिन्हें कोई टीचर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहता है, दोनों ही थर्ड पर्सन के होंगे, तब लेट अस के स्थान पर दे शुड लिखा जाएगा। कैसे? तो देखिए, राम सेड टू मोहन लेट अस गो फॉर अ वॉक। यहाँ देखिए, राम सेड टू मोहन, राम आपका थर्ड पर्सन है, मोहन भी थर्ड पर्सन है, स्पीकर भी थर्ड पर्सन हो गया और लिसनर भी थर्ड पर्सन हो गया। क्योंकि हमें पता है फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, सेकंड में यू और थर्ड में अदर्स। जब दोनों थर्ड पर्सन के हैं तो सेड टू को हम बदल देंगे सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिखा राम सजेस्टेड टू मोहन, कॉमा हटाने के लिए दैट बताया था, दैट। अब यहाँ पे जब दोनों एक ही पर्सन के हैं तो लेटस को बदल देंगे दे शुड में, तो दे शुड गो फॉर ए वॉक, और जो लेटस है वो हटा दिया जाता है, इसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, दे शुड लिख देते हैं। अब नोट 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए स्पीकर और लिसनर अलग अलग पर्सन के हों तो लेटस के स्थान पर बी शुड लिखा जाता है। यानी कि ऊपर हमने देखा कि एक ही पर्सन के होंगे तो दे शुड करेंगे, इसका अपोजिट है कि यदि स्पीकर और लिसनर दोनों अलग अलग पर्सन के हों तो बी शुड लिखते हैं। कैसे? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस हैव सम टी। अब यहाँ पर आपका ही है वो आपका थर्ड पर्सन है और मी है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई और बी फर्स्ट पर्सन में आता है। आई को हम नॉमिनेटिव केस से जब पॉजिटिव केस में ले जाते हैं तो वो आई का मी हो जाता है, लेकिन ये पर्सन कौन सा माना जाएगा, फर्स्ट। अब ये जब अलग अलग पर्सन के हो गए, सेड टू का तो वही रहेगा सजेस्टेड टू, तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, लेकिन जो लेटस है उसको हम किस में बदलेंगे, अब बी शुड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि कंडीशन यहाँ चेंज हो गई है, यहाँ पर लिसनर और जो स्पीकर हैं वो दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हैव सम टी। अब देखिए, इम्परेटिव का जो थर्ड पार्ट है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं आता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि लेट के साथ अस जुड़ा हो, अब हम देखेंगे कि लेट के बाद अस नहीं आएगा तब। इसमें रूल नंबर 1 कि सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज किया जाता है। देखिए, दोनों वाक्यों में लेट आ रहा है, लेकिन जहाँ पर लेट के बाद अस जुड़ा होगा वहाँ हम दे शुड बी शुड करते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू करते हैं। लेकिन जब ओनली लेट लिखा हो तब हमने लिखा कि सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑर्डर मतलब आज्ञा दी जाए, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की जाए और एडवाइज का मतलब सलाह दी जाए। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, केवल लेट से पहले टू जोड़ दिया जाता है और
इसमें जो लेट आता है उसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। लेटस वाले में हमने बताया था हटा देते हैं, लेकिन इसमें ज्यों का त्यों रहेगा। कैसे? तो सी सेड टू मी लेट मी गो देयर। यहाँ पर आप लोग देखिए लेट के बाद केवल लेट आया है, अस नहीं जुड़ा है। तो सी एडवाइज्ड मी टू लेट हर गो देयर। यहाँ पर जो मी है वो आया था सी के लिए, तो हमने सी को चेंज कर दिया हर में, सी का ऑब्जेक्ट कर दिया हर। दूसरा द मदर सेड प्लीज़ लेट द बेबी स्लीप। यहाँ पर भी आप लोग देखिए प्लीज़ लिखा हुआ है, निश्चित भी प्रार्थना की गई है। तो द मदर रिक्वेस्टेड टू लेट द बेबी स्लीप। आपको केवल इतना याद रखना है, यदि लेट के साथ अस जुड़ा है तो हम लेटस हटा के दे शुड और बी शुड में चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। और यदि केवल लेट लिखा है तो उसमें हम लेट को नहीं हटाएंगे, लेट से पहले टू जोड़ देते हैं। तो ये आपका आज हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताए कि किस तरह से तो आज हमने आपको यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस बताया कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं, तीनों प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जो मेथड बताया है वो अक्सर बहुत अधिक मात्रा में या अधिक कह सकते हैं अधिक संख्या में टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करते हैं। टीचर्स का अपना तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे किसी भी वीडियोज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसका मुझे सजेशन दें। और यदि आपको कोई नई चीज़ पूछनी है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, इसका मैं आपको तुरंत दूसरे वीडियो में उसका मैं आंसर दूंगा। और ख़ासकर क्लास 12 जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं विशेष कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चार्ट पेपर को जो मैंने आज समझाया है इसको विशेष समझें, क्योंकि आपकी आने वाली 2021 की बोर्ड एग्जाम परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आने के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि नरेशन केवल 2 नंबर्स के आते हैं, लेकिन हमें पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन इस बार आपका इम्परेटिव सेंटेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और केयर करेंगे। एक बार फिर से आप सबको थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी वो जो 2 आपके सेंटेंस बचे हैं उनके बारे में बताऊँगा। इसके बाद में हम एक नया पोर्शन लेके आएंगे ग्रामर का। तब तक के लिए थैंक यू।